गाय ऐसा चारा खाएगी जो मांसाहार से भरपूर है, तो इस तरह का दूध भारतीय समाज की रूढ़िवादी मानसिकता एवं धार्मिक भावनाओं के खिलाफ होगा कि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स में वहाँ के पशुओं को चारे में मांसाहारी इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, जैसे रक्तचूर्ण जो मुख्यतः दुधारू पशुओं का ही सूखा रक्त होता है जो स्लॉटर मतलब बूचड़ खानों से प्राप्त होता है। अमेरिकी प्रोडक्ट पनीर जिसे बनाने में पशु रेनेट का यूज होता है, जो एक कैमोसन एंजाइम होता है जो जुगाली करने वाले पशुओं जैसे बछड़े, मेमने, बकरी के बच्चे के पेट की परत से बनता है। इसका उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, सोशल मीडिया दामों की माने अगर भारत के अंदर अमेरिकी डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का आयात होता है तो दोस्तों भारत के लगभग 10 करोड़ छोटे किसान हैं जो पारंपरिक रूप से कृषि के साथ माइक्रो लेवल डेयरी उद्योग पर निर्भर हैं। उनकी आमदनी पर असर पड़ने की संभावना है। उनकी कमाई अमेरिकी कंपनियों के आ जाने से बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों 2019 की पशु जनगणना के अनुसार 64% ग्रामीण आबादी के पास पशुधन होता है। भारत के छोटे किसान के पास अपनी दूध की खपत के लिए 1 से 2 मवेशी होते हैं, जिसमें दूध उत्पादन इन किसानों की आय का एक मेन रिसोर्स होता है। 2019 की पशु जनगणना के अनुसार 8 करोड़ किसान सीधे दूध उत्पादन से जुड़े हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के सोशल मीडिया ट्रुथ की माने, अगर यह अमेरिका के भारी सब्सिडी वाले डेयरी प्रोडक्ट भारत में आते हैं तो यह भारत के डेयरी उद्योग को पूरी तरह खत्म कर देंगे। एक आंकड़े के अनुसार भारतीय डेयरी उद्योग का दूध का दाम 80 रुपये प्रति लीटर है। यह अमेरिकी दूध भारतीय बाजार में आता है तो उसकी कीमत 43 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। इसके साथ चिंता का विषय एक और दूसरा है कि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स में वहाँ के पशुओं को चारे में मांसाहारी इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, जैसे रक्तचूर्ण जो मुख्यतः दुधारू पशुओं का ही सूखा रक्त होता है जो स्लॉटर मतलब बूचड़ खानों से प्राप्त होता है। हड्डियों का चूरा, मछलियों का चूरा, मांस और पशुओं की बॉडी के डिकम्पोज होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट मिलता है उसे चारे में मिला दिया जाता है। इससे चारे की लागत कम हो जाती है और पशु के दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है और तेजी से वजन बढ़ जाता है और बाद में पशु को मांस के लिए मार दिया जाता है। दोस्तों अमेरिका में पशु केवल दूध के लिए नहीं बल्कि मांस के लिए भी पाले जाते हैं। दोस्तों अगर गाय ऐसा चारा खाएगी जो मांसाहार से भरपूर है, तो इस तरह का दूध भारतीय समाज की रूढ़िवादी मानसिकता एवं धार्मिक भावनाओं के खिलाफ होगा, क्योंकि दोस्तों भारत में गाय एवं भैंस के दूध और अन्य उत्पाद जैसे दही, घी आदि को धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग में किया जाता है। दही एवं घी का उपयोग भारतीय मंदिरों, देवी देवताओं, यज्ञ, हवन जैसी पवित्र रस्मों में यूज किया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक गाय के दूध का भारतीय संस्कृति और धार्मिक परिवेश में एक अलग महत्व है। अगर यह प्रोडक्ट भारत में आए तो धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। दोस्तों इसके साथ अमेरिकी प्रोडक्ट पनीर जिसे बनाने में पशु रेनेट का यूज होता है, जो एक कैमोसन एंजाइम होता है जो जुगाली करने वाले पशुओं जैसे बछड़े, मेमने, बकरी के बच्चे के पेट की परत से बनता है। इसका उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है। इसके साथ अमेरिकी पशुओं को उच्च स्तरीय एंटीबायोटिक हार्मोन दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पशु का पर्पस दूध के साथ मांस के लिए भी होता है। दोस्तों इन प्रोडक्ट के दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर भी गंभीर पड़ेंगे और भारतीय सामाजिक संस्कृति और धार्मिक ताने बाने को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाएंगे। दोस्तों ऐसे ही अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों की भारतीय बाजार में एंट्री होती है, जो भारत के 10 करोड़ छोटे किसान हैं उनकी आजीविका तबाह कर देंगे और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक नुकसान हो सकता है। अमेरिका अपनी कृषि उत्पादों पर भारी सब्सिडी देता है, जिनकी प्रतिस्पर्धा करना भारतीय किसानों के लिए मुश्किल होगा। अमेरिका की फसलें जेनेटिकली मॉडिफाई होती हैं, जिनकी गुणवत्ता भारतीय उपयोग के अनुरूप नहीं होगी और भारत में कभी भी खाद्यान्न फसलों के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई बीजों की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाई बीजों को स्टोर नहीं किया जा सकता है। उन्हें बोने के लिए हर बार एक नए बीज की ज़रूरत पड़ती है, जिससे किसानों की लागत बढ़ जाती है एवं इस तरह के बीजों के लिए जो उर्वरक आते हैं उनके उपयोग से भूमि की उत्पादकता प्रभावित होती है। प्रारंभ में तो यह बढ़ती है, परंतु कुछ समय के बाद ज़्यादा उर्वरकों के इस्तेमाल से भूमि की उत्पादकता कम होती चली जाती है एवं किसानों की लागत बढ़ती चली जाती है। अमेरिकी फार्मर की लागत इंडियन फार्मर की तुलना में बहुत कम होती है। अमेरिका की सरकार अपने किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है एवं वहाँ के किसानों की उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इंडियन फार्मर अमेरिका के किसानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। समझौते के तहत भारत ने अमेरिका से आने वाले कई कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क कम करने की सहमति दी है। इनमें बादाम, अखरोट, सेब, ताजे फल, ब्लूबेरी जैसे कैनबरी और सोयाबीन तेल शामिल हैं। भारतीय किसानों को डर है कि सस्ता
अमेरिकी सामान आने से स्थानीय बाजार में उनकी फसलों की कीमतें गिर जाएंगी। इस डील में एप्पल का भी आयात होना है, जिससे हिमाचल एवं जम्मू के सेब उत्पादक किसानों की आमदनी पर प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है, जिसमें अमेरिकी ड्राई फ्रूट एवं एप्पल ड्यूटी फ्री होंगे या नाम मात्र का टैरिफ होगा। इसके साथ कुछ चिंताएं और भी हैं, जैसे जीएम फसलों का पिछले दरवाजे से प्रवेश, और इसमें सबसे बड़ा विवाद है DDGS मतलब ड्राई डिस्टिलर ग्रेन विथ सॉल्यूट्स को लेकर है, जो मक्के का एक उप उत्पाद होता है। मक्के को पीसने के बाद इसे बड़े टैंकों में किण्वित किया जाता है, फिर आसवन और सुखाने की प्रक्रिया होती है, जिससे ये पौष्टिक पशु आहार बनता है। मतलब जब मक्का और चावल से शराब और एथेनॉल निकालने के बाद जो ठोस बाय प्रोडक्ट बचता है, उसे फर्मेंटेशन और सेपरेशन इन दोनों को मिलाकर सूखा DDGS तैयार किया जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, फैट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ये सोयाबीन मील या दूसरे महंगे चारे के मुकाबले सस्ता पड़ता है, पर इसके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों एथेनॉल बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। इससे DDGS में सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है। अगर पशु को सल्फर की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, इससे पशु को PEM मतलब पॉलीवंस फैलोमैलिसिया नाम की एक दिमागी बीमारी हो जाती है, जिससे दिमाग घूमना भी कहते हैं। और दूसरा खतरा मिकोटॉक्सिन का खतरा है। इससे पशु की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और लीवर को भी नुकसान पहुंचता है। इसको ज़्यादा मात्रा में खिलाने से फैट का परसेंटेज गिर जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद फैट रूमेन के पाचन को धीमा कर देता है। भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाई फसलों की अनुमति नहीं है, लेकिन अमेरिका के अधिकांश मक्का जेनेटिकली मॉडिफाई होता है। किसानों समूह जैसे संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि DDGS के जरिए भारत की खाद्य श्रृंखला में जेनेटिकली मॉडिफाई तत्वों का प्रवेश हो सकता है। दालों को लेकर भी विवाद है। शुरुआती दस्तावेजों में अमेरिका ने कहा है कि भारत मसूर और चने में भी काबुली चने पर शुल्क कम करेगा। हालांकि भारी विरोध के बाद भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि दालों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और फिलहाल बड़े पैमाने पर शुल्क कटौती नहीं की गई है। भारत सरकार का कहना है कि कैलिब्रेटेड ओपनिंग है, मतलब नपी तुली छूट है, और इसमें संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा की गई है। वहीं कई किसान संगठन इस समझौते को रद्द करने की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध कर रहे हैं। साल 2021 में अमेरिका की जेनेटिकली मॉडिफाई सोयाबीन एवं मक्का का आयात किया था चिकन फीड के लिए। पर दोस्तों ये तो एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि भारत सरकार ने किसी भी तरह से GM क्रॉप का आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है, और सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि GM मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई बीजों को आयात नहीं किया जाएगा।